हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में, और आपको उसमें मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि कौन कौन से की फीचर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें जो सबसे पहला की फीचर था वो था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होना कंट्री के अंदर, और जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर। फेडरलिज्म को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग्स द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। और हमारी इंडिया के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि इसको 3 टायर सिस्टम भी बोलते हैं या 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और वो है आपके सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज, इसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये तो था आपका फेडरलिज्म नंबर 1। नंबर 2 जो की फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, जिसमें सभी पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। और कोई भी चाहे वो गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव्स हो या लेजिस्लेटिव्स हो, लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर्स हो वो सभी, या सिटीजन्स हो, इन सब से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। और जितना जो भी डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। और पार्लियामेंट होता है जो 3 ऑर्गेन से बनता है, और इसमें आते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। लॉ वगैरह भी पार्लियामेंट में ही बनते हैं। देन थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें 3 ऑर्गेन्स होते हैं स्टेट के, जिसमें जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और ये जो 3 ऑर्गेन्स है स्टेट के वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ, कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। एंड जुडिशरी लुक आफ्टर द लॉ, जुडिशरी का काम होता है कानून का लुक आफ्टर करना। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हो गई। तो इसमें यही बताया है कि जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गेन्स होते हैं, और ये आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं। देन फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए होते हैं। ये सिटीजन्स को दिए हुए राइट्स होते हैं, और ये ऐसे राइट्स हैं जिसको कि सिटीजन से कोई भी नहीं छीन सकता, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अलावा। और अगर कोई भी, चाहे इवन वो स्टेट ही क्यों ना हो या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, पर्सन हो, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो उसके लिए वो डायरेक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। और फंडामेंटल राइट्स हैं ये 6 टाइप्स के राइट हैं। एक है आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ है उसके समक्ष सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो इक्वल में है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता लॉ की नज़र में। आइज ऑफ लॉ ऑल सिटीजन्स आर सेम। और जो भी कानून किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेस पर, और नहीं एम्प्लॉयमेंट के बेस पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी से, किसी को भी लेकर। देन फिर आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड, और इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मतलब बोलने का अधिकार होता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार होता है। स्पीच मतलब यहाँ भाषण देना है। राइट टू फॉर्म एंड एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार होता है। द राइट टू मूव फ्रीली, और आज़ादी से घूमने का अधिकार होता है कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रकार का प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार होता है, या कोई भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, और ये सब राइट टू फ्रीडम के अंदर होता है। देन फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण, यानी किसी का मिसयूज़ करना। और अगर कोई किसी का मिसयूज़ कर रहा है तो जो पर्सन जिसका मिसयूज़ हो रहा है वो सीधा कोर्ट में जा सकता है, उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है।
और एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ज़बरदस्ती किसी से काम कराना या 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत वो सीधा केस कर सकता है, यानी कि ये सब नहीं करना चाहिए। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो पूजा कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग वो रिलीजन को मान सकता है। देन फिर आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट मतलब, कल्चरल मतलब होता है संस्कृति, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो कम लोगों का जो ग्रुप्स हैं, पीपल जो माइनर हैं या रिलीजियस बेसिस पर या लैंग्विस्टिक बेसिस पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। सेटअप मतलब होता है इस्टेब्लिश करना या बना सकते हैं, अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, जिससे कि वो अपने कल्चर को सुरक्षित रख सके या उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर इसमें ऑल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज़ है, ये सभी जितने भी राइट्स थे अभी तक, उन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट राइट माना जाता है, क्योंकि केवल इसी राइट के तहत ही हम और अदर राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसी राइट के तहत हम लोग सीधे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये और राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है और इस राइट के बगैर ऊपर वाले राइट्स का कोई भी मीनिंग नहीं रहता, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, कोई भी मतलब नहीं होता। तो ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट राइट और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस राइट को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी सोल बताया है, उसकी आत्मा बताया है, उसके सोल एंड हार्ट बताया गया उसको। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपना सेकुलरिज्म। बाकी सब के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 के अंदर बता दिया था। अब जो है हमारा वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि स्टेट का, यानी कि कंट्री का कोई भी धर्म नहीं होना, सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखना, क्योंकि जो कंट्री है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है और उसके लिए जो सभी रिलीजन है वो समान है। अ सेकुलर स्टेट इज़ वन in which the state does not officially promote any one religion। ऑफिशियली मतलब कि ज़बरदस्ती या ऑफिशियली रूप से किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगी। स्टेट मतलब जो कंट्री है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा एज अ स्टेट रिलीजन, एक स्टेट रिलीजन के रूप में। जैसे मान लीजिए आपने और जो स्टेट्स हैं उनको देखा है, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है उस अगर वहाँ देखा जाएगा तो वहाँ पर इस्लाम रिलीजन है। ऐसे जब आप अदर कंट्रीज़ को देखेंगे तो कहीं पर क्रिश्चियन रिलीजन है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि सभी धर्मों को समान देखा जाता है और यहाँ पर कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है। और इसके बारे में आप ज़्यादा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री हिस्ट्री इज़ ऑफन डिटरमाइंस, कि कैसे जो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार बने हैं, कैसे उसको बनाया गया, उसका इतिहास क्या है। दैट्स द कंट्री अडेप्ट फॉर इटसेल्फ, जो कि हमारी कंट्री ने अपने लिए अडेप्ट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन लेइंग द आदर्श बनाने में, दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन, ऐसे आदर्श जिसको कि हम सभी सिटीजन पसंद करते हैं ऑफ द कंट्री, एंड अडेयर टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। अडेयर मीन्स होता है मजबूती से चिपक जाना या उसके साथ जुड़ जाना मजबूती के साथ। तो ये इसमें बताया कि ऐसे आइडल्स हैं जो कि हम इंडियंस पसंद करते हैं अपनी कंट्री के लिए और हम इससे जुड़ गए हैं, मजबूती से जुड़ गए हैं, और इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव इसमें इंक्लूड हैं जिनको कि हमने इलेक्ट किया है कि वो हमारे पर शासन करें या रूल करें।
जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि एक फुटबॉल गेम है, उसके अंदर हम लोग कैप्टन वगैरह चुनते हैं। अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, अगर फुटबॉल गेम के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को, जो पहले से रूल एंड रेगुलेशन बनाए, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो विल अफेक्ट द गेम, उसका जो प्रभाव है वो गेम पर भी पड़ेगा, यानी कि गेम ही चेंज हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सालों से उसमें बदलाव आ रहा है, टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पोलाइटी। और पोलाइटी का मीन्स होता है कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी। पोलाइटी जो है ये बना हुआ है पॉलिटिक्स से, तो न्यू कंसर्न ऑफ पोलाइटी, जो भी पॉलिटिक्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कई सालों से। मतलब अगर ऐसा लगता है कि कुछ समय के अनुसार बहुत कुछ चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव करने पड़ते हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ कंट्री। और अगर हम कोई मेजर चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फंडामेंटल नेचर है हमारी कंट्री के, उसमें बदलाव कर रहे हैं। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल, और इसके बारे में हमने नेपाल में देखा। एंड हाउ इट नीड टू अडॉप्ट, किस प्रकार से नेपाल के अंदर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और तब जब ये नया नया डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना था नेपाल, उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी कि उसको नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन, और जो डिफरेंट फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आउटलाइंड अबव, जो कि ऊपर दिए गए थे आउटलाइन, उसके बारे में जो बताया गया था। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व मतलब शामिल है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, और आइडियाज़ मतलब विचार। दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैप्स, जिसको हम आसानी से अपनी पकड़ में नहीं ले सकते हैं। ग्रैप्स मतलब होता है मुट्ठी, और यहाँ पे मुट्ठी से मतलब है कि अपने हाथों में उस चीज़ को, जो आइडिया उनको आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस, और इसके बारे में आप वरी मत होइए, चिंतित मत होइए। फॉर मूवमेंट, इस वक्त, इस मूवमेंट में। इन द रेस्ट ऑफ द बुक्स, और आगे चल के जब आप आगे बढ़ेंगे और आप और किताबें पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे, तो आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली वाई दे मीन्स, और इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशन फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट्स को मैंशन किया गया है, बताया गया है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बताया गया है। और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। द अबव फोटो शो, ये जो फोटो शो इसमें शो किया जा रहा है, जो मेंबर्स, अलग अलग जो मेंबर्स हैं साइनिंग द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है उस पर साइन कर रहे हैं फाइनल सेशन पर। फोटो, जो फर्स्ट फोटो है टॉप में, ये हैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि साइन कर रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड फ़ोटो जो है वो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो ये आ गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। द लास्ट फ़ोटो, और जो लास्ट फ़ोटो है पर्सन है राइट टू लेफ्ट, ये श्रीनिवास दौलत राम है। ये लास्ट इसमें बता रखा है, लास्ट से लेफ्ट साइड में, तो ये जो साइन कर रहे हैं इनका नाम है दौलत राम, जय रामदास दौलत राम, ये इनका नाम है। मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये मिनिस्टर थे फूड एंड एग्रीकल्चर के। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, ये जो इसमें खड़ी हैं। एंड डॉक्टर जॉन मथई फाइनेंस मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड बिहाइंड हिम, इनके पीछे जो है जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। तो इसमें ये बता रखा, इन सब ने इस पर साइन किए थे। आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन पे कब साइन हुए थे, 26 नवंबर
1949 में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आपको समझ में आया नहीं आया है। तो जो आज मैंने पढ़ाया है उसको आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।